अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी बीएफडी की 7th क्लास है और आज हम जो है वो वैक के कुछ सवालात देखेंगे और आज हम काफ़ी सारी टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, वैक को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी सर, हमने अभी तक ये देखा है कि हमारे पास सर कंपनी का वैक हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि ये वो मिनिमम रेट होता है जो आपको प्रोजेक्ट से हासिल करना है। क्यों? क्योंकि सर इन्वेस्टर जब कंपनी को पैसा देते हैं, ये इन्वेस्टर हैं, ठीक है जी, ये कंपनी को जो पैसा देते हैं, ठीक है जी, और कंपनी से कहते हैं कि जी हमें अपने पैसे पे कमा के दें, तो ये दोनों जो रेट मांग रहे होते हैं ना, वो कहलाता है वैक। ठीक है जी। कंपनी ये पैसा आगे इन्वेस्ट करती है और कोशिश करती है कि इतना रिटर्न कमाए कि आराम से इन दो लोगों के रिक्वायर्ड रिटर्न्स को पे कर सके, यानी वैक को पे कर सके। तो वैक का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी, ताकि कंपनी को ये पता चले कि कंपनी को कमाना कितना है एटलीस्ट। अच्छा जी, तो सर जब हमने देखा था कि वैक निकालते कैसे हैं, तो वैक कैलकुलेट करने के हमने तरीका ये देखा था कि सर आप ले लें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एक हमारे पास है इक्विटी, उसकी मार्केट वैल्यू ले लें कि कंपनी के इतने सारे इन्वेस्टर्स ने जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और इस इन्वेस्टमेंट पे वो चाहते हैं ये रिटर्न। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर 100 रुपये इन्वेस्ट किए और इस पर वो चाहते हैं 16% का रिटर्न। डन। आप ऐड कर दें सर इसमें जो डेट कैपिटल है। सर डेट कैपिटल पे इन्वेस्टर क्या रिटर्न चाह रहा है, वो कॉस्ट ऑफ डेट है। मिसाल के तौर पर डेट कैपिटल हमारे पास 50 रुपये का है और सर हमारे पास केडी 10% का है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स, सर हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू के पी। सर मिसाल के तौर पर हमारे पास 20 रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और सर उस पर इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न मांग रहे हैं 11% का। तो बताएं सर एक इन्वेस्टर को टोटल कितना पैसा बनाना है इस 170 रुपयों पे? कितना पैसा बनाना है सर? सर 16 रुपये हमने बनाने हैं इक्विटी के लिए, सर 5 रुपये हमने बनाने हैं डेट के लिए, ठीक है जी, और हमने कोई 2 रुपये 20 पैसे बनाने हैं किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइडेड बाय 170 रुपये। बताएं सर मेरे पास 16 + 5 + 2.2 डिवाइडेड बाय 170। तो सर मुझे कमाना है अराउंड कोई 13.64% के हिसाब से। अगर मैं इससे ज़्यादा कमाऊंगा, मेरा शेयर होल्डर, मेरा डेट होल्डर, मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुश रहेगा, अदरवाइज ये तीनों खुश नहीं रहेंगे। तो ये वैक है सर, वैक जानना ज़रूरी है। अब वैक के लिए एलिमेंट्स क्या क्या है सर? हमारे पास इक्विटी की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर मेरे लिए डेट की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ डेट। सर मेरे लिए प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये 6 चीज़ें मुझे चाहिए वैक कैलकुलेट करने के लिए। हमने इन 6 के 6 पे पिछली 6 क्लासेज में 5 क्लासेज में बहस कर ली है। आज हम इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पुरानी चीज़ हमने रिकॉल कर ली, वैक इज द रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स, ठीक है जी, एंड कंपनी हैज टू अर्न दिस मच ऑफ रिटर्न इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी, तो ये आएगा कैसे? सारे स्टेक होल्डर्स की मार्केट वैल्यू ले लें, उनकी इन्वेस्टमेंट की, और रिक्वायर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दें। इन्वेस्टर कभी भी बुक वैल्यू के ऊपर रिटर्न नहीं मांगता, वो ये देखता है कि मैंने शेयर्स खरीदे कितने के, डेट कितने का खरीदा, वो मार्केट वैल्यू पे रिक्वायर्ड रिटर्न मांगता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा जब भी आप वैक निकालेंगे, इक्विटी की, डेट की, प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट वैल्यू। ऑन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे जो भी शेयर्स खरीदे गए उस पर क्या रिटर्न कंपनी का इन्वेस्टर डिमांड करे। ठीक है जी सर, इसको अच्छी तरीके से ग्रास्प करें। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, रीजनेबल क्वेश्चन है लेकिन उसमें जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्ट हमें रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लें सर। अच्छा जी, आए ज़रा एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा ये इलस्ट्रेशन ना आपको बुक में नहीं मिलेगी। अच्छा इसका ऑब्जेक्टिव देख लें, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट चेकर्स हैं। तो जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ क्लास में कराया करूँगा, इसका पीडीएफ आपको दे दिया करूँगा। ठीक है जी, किताब में सवालात हैं वो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड और जस्ट बिलो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड और ओवर एग्ज़ाम स्टैंडर्ड है, लेकिन सर ये इलस्ट्रेशन है छोटी छोटी जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है जी, तो मैं ये साथ साथ डेवलप करता जाता हूँ, हर किताब में ये ऐड होते जाते हैं। तो सर जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐड करता जाऊँ। आए देखते हैं जनाब सवाल में है क्या। ये कह रहे जनाब, बैलेंस शीट ऑफ आबिद लिमिटेड इज शोइंग द फॉलोइंग बैलेंसेज एट 31 दिसंबर 2021। सर हमारे पास इक्विटी है, टोटल इक्विटी 5 लाख रुपए की है जिसके 10,000 शेयर्स हैं। सर 8% कूपन रेट है। इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख रुपए।
6% रिडीमेबल डिबेंचर है, इसकी बुक वैल्यू 1,00,000 रुपए। 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी, इरिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। डन। एक एक करके बात करते हैं। कह रहे जनाब 6% रिडीमेबल डेट विल मेच्योर इन 4 years टाइम। इसका मतलब है ये इस पॉइंट से पर्टेन करता है भाई 4 साल बाद ये मेच्योर हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ नहीं लिखा तो हम अज्यूम करेंगे एट पार मेच्योर होगा। प्राइस टू बुक रेशो इज 1.8। सर ये एक्विटी से पर्टेन करता है। डिविडेंड यील्ड, अच्छा ये भी पता नहीं क्या चीज़ है, ये भी एक्विटी से पर्टेन करती है। ग्रोथ रेट, सर ये भी एक्विटी से पर्टेन करता है। तो एक काम करते हैं ना, हम इसके सामने लिखते जाते हैं। सर ये है मेरे पास रिडीमेबल डेट, ठीक है जी, ये है मेरे पास एक्विटी, ये है मेरे पास एक्विटी, ये है मेरे पास एक्विटी। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल डेट। सर फिर पोस्ट टैक्स केडी ऑफ रिडीमेबल डेट। एक डिस्पर्स्ड इन्फॉर्मेशन है सर। टैक्स रेट आ रहा है सर, ये दोनों डेट्स के लिए एप्लीकेबल है। डन। अब मुझे निकालना है वैक। अब देखो वैक के लिए ना आपको एक छोटा सा टेबल बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है जी, और ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब भी आप वैक निकालेंगे। ठीक है, मेरे पास एक तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है सर, उनकी कॉस्ट, ठीक है जी, या उनको इस तरह कर लेते हैं कि उनका कॉस्ट का रेट और कॉस्ट की अमाउंट। ठीक है, बताओ मेरे बच्चों मेरे पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। इक्विटी है सर, मेरे पास इरिडीमेबल डेट है, मेरे पास रिडीमेबल डेट है। ये 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है इस कंपनी के पास। तीनों लोगों ने कंपनी को पैसे दिए और कंपनी ने इस पैसे को यूटिलाइज करके पैसा कमाना है, लेकिन कम से कम कितना रिटर्न कमाना है वो वैक है, वो हमें मालूम करना है। सर इक्विटी पे हम जाते हैं जनाब। ये कह रहे हैं जनाब इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालना बहुत आसान है। वो कह रहे हैं इक्विटी की बुक वैल्यू लें और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.8 से। ठीक है, किससे? 1.8 से। तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। बुक टू मार्केट वैल्यू इक्विटी। सबसे पहले मैं मार्केट वैल्यू निकालने जा रहा हूं। कैसे निकालेंगे सर? सर मेरे पास बुक वैल्यू लेनी है, प्राइस टू बुक रेशियो है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? प्राइस टू बुक रेशियो से। ठीक है, बताएं सर मेरे पास बुक वैल्यू है कितनी? सर 5 लाख रुपए की, इंटायर इक्विटी इंक्लूडिंग रिजर्व्स। हर 1 रुपए की बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू है 1.8। सर ये मार्केट वैल्यू गालिबन 9 लाख रुपए बनेगी। इंश्योर कर लें ये 9 लाख रुपए है या नहीं है। आए देखते हैं जनाब। ये मेरे पास आ रहा है सर 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.8। ठीक है, ये आ गया 9 लाख रुपए। डन। अच्छा मैंने इसको फिल कर दिया सर। मेरे पास अच्छा थोड़ा सा गैप दे देता हूँ सर, मेरे पास यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ है मेरे पास मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी आ गई जी? 9 लाख। अब मुझे मालूम करना है इक्विटी का रेट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ सवाल में दी हुई है कि डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं 4% से, तो इसका मतलब है सर यहाँ कांस्टेंट डिविडेंड तो नहीं है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है। तो अगर मैं के ई मालूम करने जाऊँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो मुझे पता है कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर है सर डी इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, डी सर डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस द ग्रोथ रेट। ऐसा यही है हमारे पास। अच्छा इस फंक्शन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये बनता है के डी डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी। आप इसको ज़रा फोकस करें, ये है क्या सर? ये है डिविडेंड, डिविडेंड पेड ओवर मार्केट वैल्यू। उर्दू ज़ुबान में इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड, यानी कंपनी ऑन एवरेज 1 रुपए की मार्केट वैल्यू पे कितना डिविडेंड दे रही है सर। और ये रेशो हमें दिया हुआ है सर इस सवाल में, ये रेशो हमें दिया हुआ है 13%। डिविडेंड यील्ड इज 13%। इसका मतलब है कंपनी 1 रुपए की मार्केट वैल्यू पे 13 पैसे का डिविडेंड हर दफा पे कर रही है, या हमने इसे इस दफा पे किया और ये ग्रो करेगा। मार्केट वैल्यू पे 13 पैसे का डिविडेंड हमने रिसेंटली पे किया है और ये आगे सालों में 4% से ग्रो करेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं के ई बराबर है, ये डिविडेंड यील्ड 13% ले लूं उसकी जगह डायरेक्ट 13% मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ 4% प्लस द ग्रोथ रेट ऑफ 4%। ऐसा ये मेरे पास बनता है सर 13% मल्टीप्लाई बाय 1.04 प्लस 0.04। ऐसा ये बनता है सर मेरे पास 17.52%। कितना?
17.52%। सर ये मेरे पास दो चीज़ें आ गई, और ये 17.52% अगर मैं यहाँ रख दूँ तो सर मेरे पास ये बनता है जनाब 157,680। मैंने एक सोर्स ऑफ फाइनेंस कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले उसकी मार्केट वैल्यू मालूम की, फिर मैंने सर उसकी कॉस्ट मालूम कर ली। मैं यहाँ रुक रहा हूँ सर 10 सेकंड। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी कर देता हूँ सर, आप इसको देखें आराम से, तसल्ली से। चलें जी, तैयार हैं तो एक स्टेप आगे हम और बढ़ जाएं। हम जा रहे हैं सर डेट के ऊपर, और हम जा रहे हैं किस पे, कौन से डेट पे सर? हम जा रहे हैं इरेडीमेबल डेट पे। सर स्पेलिंग देख लीजिएगा बस। इरिडीमेबल डेट में है क्या सर? इरिडीमेबल डेट में क्या मार्केट वैल्यू गिवन है? नहीं, इरिडीमेबल डेट में हमें हाँ दिया हुआ सर मार्केट वैल्यू 1,75,000। 1,75,000 कितने की? 2 लाख रुपए की बुक वैल्यू, 1,75,000 रुपये मार्केट वैल्यू। डन, ओके जी। फिर 8% सर इसका कॉस्ट ऑफ डेट है। तो एक काम करते हैं, मार्केट वैल्यू जो दी हुई है जी 1,75, वो यहाँ ले लें रिडीमेबल डेट 1,75,000 की मार्केट वैल्यू। अब आपने सिर्फ रेट निकालना है। अच्छा, रेट कैसे निकलेगा? देखिए सर, के डी पोस्ट टैक्स बराबर है इरिडीमेबल डेट में इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। मुझे बताओ सर इंटरेस्ट है कितना सर? 2 लाख की बुक वैल्यू पे 8% का कूपन रेट। 2 लाख की बुक वैल्यू पे 8% का कूपन रेट है 16,000। इस 16,000 के इंटरेस्ट को मैं आफ्टर टैक्स कर रहा हूं 70% से। यह आता है सर 11,200 रुपये। अब बताएं, मैं कह रहा हूं सर 11,200 रुपये, दैट इज पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट ओवर द मार्केट वैल्यू ऑफ 175,000। सर ये मेरे पास आता है अराउंड 6.4%। ऐसा, ये बात समझ आती है? तो सर मेरे पास पोस्ट टैक्स केडी बन रहा है 6.4%। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली थोड़ा सा मुश्किल तरीका भी हो सकता था। हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 1,75,000 मार्केट वैल्यू है किसकी? 2 लाख रुपए की बुक वैल्यू की। इसका मतलब ये दिस डिवाइडेड बाय दिस 87.5 पे ट्रेड हो रहा था। 87.5, इसका मतलब है सर हमारे पास बॉन्ड 87.5 पे ट्रेड, यानी हर 100 रुपए की मार्केट वैल्यू थी 87.5। अच्छा, हम सर सूद पे कर रहे हैं कितने का? सूद हम पे कर रहे हैं सर 8 है 9, 8% का। आफ्टर टैक्स करूं सर 70% से, तो ये हो जाता है 5.6। तो अगर मैं 5.6 को डिवाइड करता मार्केट वैल्यू ऑफ 87.5 से, देखो बेटा क्या आता मेरे पास सर? ये भी आता 6.4%। ऐसा, तो दोनों तरीकों में से जो आपको बेहतर लगे आप कर लेना। मेरे हिसाब से ऊपर वाला तरीका आसान है। ठीक है जी। अब बताएं सर मैं यहाँ क्या रखूँ? कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स इरिडीमेबल डेट का 6.4%। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर इसको, ये आता है सर मेरे पास 11,200 रुपये। दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मैंने ग्राउंड कर लिए हैं। मैं जा रहा हूँ तीसरे पे, लेकिन मैं थोड़ा सा रुकूंगा सर यहाँ पर, और मैं आपको ये यहाँ पॉज करें वीडियो को सर, और इसको अच्छे तरीके से देख लें। डन, थोड़ा सा पॉज कर ले वीडियो को। चलिए जी, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। हम जा रहे हैं इरिडीमेबल डेट के बाद अब तीसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज रिडीमेबल डेट। अब देखिए, रिडीमेबल डेट में एग्जामिनर ने आपको मार्केट वैल्यू नहीं दी है, आपको पोस्ट टैक्स रेट दे दिया है कि भाई इससे मार्केट वैल्यू खुद निकाल लेना। ठीक है जी, आपको ये दे दिया जी कॉस्ट ऑफ डेट कितने का जी? 5% का पोस्ट टैक्स। उसने कहा खुद निकालो मार्केट वैल्यू। अच्छा, मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? पोस्ट टैक्स रेट तो दे दिया है सर, मार्केट वैल्यू निकलेगी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। 4 साल का बॉन्ड है। मुझे बताओ हर 100 रुपये पे कितने का इंटरेस्ट में पे करूंगा? रेट दिया हुआ सर रिडीमेबल बॉन्ड का
ये दिया हुआ है सर हमें कूपन रेट 6% का, 6% है ना जी सर, 6%। तो सर मेरा सूद होगा हर 100 रुपये पे 6 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये और 6 रुपये। टैक्स सेविंग्स मिलेंगी सर, सर 30% के हिसाब से 2.4 सही है या 1.8? सर ये 1.8 है। और एंड पे आके सर मुझे रिडम्शन मिल जाएगी कितने की? 100 रुपीज़ की। ये हो जाएगा कितना जी? 6 माइनस 1.8। ये समझ आ रहा है मेरे बच्चों? आ रहा है समझ? 4.2, 4.2, 4.2 और 104.2। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, तुम्हें मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। किस रेट से? पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू एट 5%। यही 5% का रेट था पोस्ट टैक्स। जी सर, पोस्ट टैक्स के डी इस 5%। तो मुझे बताएं सर, अगर मैं 5% के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो सर 4.2 डिवाइडेड बाय 1.05 कितना जी? सर ये एग्जैक्ट आता है 4 रुपये। सर फिर रेस टू पावर 2, सर ये आता है 3.47। सर ये आता है 3.16 और फिर 104.2 डिवाइडेड बाय 1.05 रेस टू द पावर 4, सर 85.7। सर दिस प्लस 3.16 प्लस 3.47 प्लस 4, ये मेरे पास आता है सर 96.33। पक्का यही है? चेक करो, 96.33। 4 का आ गया 4, 3 पॉइंट, दोबारा देख लेते हैं सर। 4.2 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज द पावर 2, सर दिस इज 3.81। दिस इज 3.62 या 63। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सर ये मेरे पास वर्कआउट करके आ रहा है कोई 85.73। सर इन तीनों को एडअप करता हूं तो मार्केट वैल्यू फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ फेस वैल्यू, ये मेरे पास आता है सर कितना? इन सब को एडअप करें, इन सब को एडअप करें, क्या आता है सर? ये आता है सर 97.16। सर इसकी बुक वैल्यू कितनी है भाई? बुक वैल्यू है इसकी रिडीमेबल डेट की 1,00,000 रुपए। वेरी गुड सर, 1,00,000 याद आ रहा था मुझे। 1,00,000 की बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 97.16 पर 100 रुपीज़। सर ये आ रहा है मेरे पास 97,163। ऐसा, ये मेरे पास सर मार्केट वैल्यू आ गई। सर कॉस्ट ऑफ डेट मुझे पता है, मैं ऊपर ले जाके इसको पुट कर रहा हूँ सर। ये मेरे पास आ रहा है 97,163 और मेरे पास सर इसकी कॉस्ट है पोस्ट टैक्स 5%। ये मेरे पास बनता है सर 97,163 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये मेरे पास आ रहा है सर 4585। अगर मैं दोनों साइड्स को एडअप करूं सर तो मेरे पास सर ये बनता है अराउंड कोई 1172,163 और ये साइड मेरे पास बनती है सर अराउंड 173। अच्छा, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो सकता है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को रख के कंपनी का ओवरऑल वैक निकाल सकता हूं सर? हाँ सर, वैक बराबर है सर कितना? 173 738 डिवाइडेड बाय 1172,163। ये बनता है कितना मेरे बच्चों? ये मेरे पास बनता है सर 14.82। ऐसा सर हमने तीनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को एक एक करके ग्राउंड किया। पहले इक्विटी को देखा सर, उसके अंदर ना मार्केट वैल्यू गिवन थी ना के गिवन था, हमने दोनों निकाला, डिविडेंड यील्ड के फंक्शन से निकाला। फिर हमने रिडीमेबल डेट में मार्केट वैल्यू गिवन थी, हमने उसमें पोस्ट टैक्स को कॉस्ट ऑफ डेट निकाला, के निकाला। और फिर हमारे पास सर रिडीमेबल डेट में पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट गिवन था, हमने डिस्काउंटिंग करके मार्केट वैल्यू निकाल ली। तो सर इट्स अ गुड क्वेश्चन, आप इसको अच्छे तरीके से देखें। हम सर एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं।
अच्छा जी, एक टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है जी, ये है क्या, आए जरा डिटेल में हम देखते हैं। देखिए जी, मैं आपके सामने ना एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ एक कंपनी का। ठीक है, एक कंपनी की सेल्स अज्यूम कर रहा हूँ मैं 100 रुपए की है सर। इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैं अज्यूम कर रहा हूँ 55 रुपए की है, तो इसका 45 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। डन सर। इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों मिला के मैं अज्यूम कर रहा हूँ अराउंड कोई 10 रुपए के। ठीक है सर, मेरे पास 35 रुपए का PBIT रह गया। डन। इस PBIT पे मैंने इंटरेस्ट पे किया से 15 रुपए का। सर मेरे पास रह गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये रह गया कितने का जी, 20 रुपए का। प्यारे बच्चों, इस 20 रुपए के प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे मैंने 30% का टैक्स पे किया, जो कि 6 रुपये बना, और मेरी जेब में नेट 14 रुपये बच गया। ठीक है जी, यह है मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या है मेरे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा सा ना एक छोटा सा हिसाब किताब देखना सर। देखिए, एक इन्वेस्टर है, ये कंपनी को पैसा देता है कुछ सोच के। ठीक है, अच्छा ये कंपनी ये पैसा उठा के एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर में इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है जी, अज्यूम करते हैं वो इंडस्ट्री या सेक्टर सीमेंट सेक्टर है। कंपनी जो पैसा सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, हम उसमें अज्यूम करते हैं कि इस पे रिटर्न ऑन इक्विटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। आने वाले सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस बंदे ने अगर 100 रुपए कंपनी को दिए, ये सोच के कि मुझे एक रिटर्न चाहिए इस पे, कंपनी क्या करेगी, इसको आगे इन्वेस्ट कर देगी 100 रुपए। कंपनी ने सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट किया, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसे मिसाल के तौर पर 15%। क्योंकि सीमेंट कंपनीज आर कंसिडरेबली रिस्कियर देन दी अदर कंपनीज। ठीक है जी, क्योंकि इसमें स्टॉक होल्डिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है जी, सीजनल हिसाब किताब भी होता है इनका। बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए तो कमा लिया, नहीं तो फिर बैठे रहे। हालात अच्छे, मुल्क के बारिशें नहीं हो रही हैं, कोई जलजले नहीं आ रहे, कोई मामलात नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कंट्री का जो गवर्नमेंट है खर्चा नहीं कर रही है, तो ये कंपनी ये सेक्टर इतना कमाती नहीं है। ठीक है, अब अज्यूम करें सर, एक और इन्वेस्टर ने कंपनी को पैसे दिए, ये कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है मिसाल के तौर पर बैंक्स में, तो बैंक्स से जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो 12% होगा। ऐसा इसका मतलब ये हर इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन इक्विटी अलग अलग है, कंसिडरिंग इट्स रिस्क। जो भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, सर वो उस रिस्क के हिसाब से उसको रिटर्न ऑन इक्विटी देता है। मुझे एक बात बताएं, अज्यूम करें ये ऊपर वाली कंपनी जो सेल्स कमा रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और PBIT, इतना कुछ जो कमा रही है, ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से कमा रही है, एक गिवन इन्वेस्टमेंट पे एक पर्टिकुलर सेक्टर से ये पैसे कमा रही है। अगर कल ये कंपनी उठा के सेक्टर चेंज कर दे, मिसाल के तौर पर सीमेंट सेक्टर है, ये बैंकिंग सेक्टर में चली जाए, या ये से मिसाल के तौर पर ऑयल एंड गैस में चली जाए, तो क्या ये कंपनी इतना रिटर्न कमा सकेगी? क्या ये कंपनी इतना रिटर्न बना सकेगी जो करंटली बना रही है? नहीं, नहीं। ये कॉम्पोजिशन पूरा चेंज हो जाएगा, ये कॉम्पोजिशन पूरा चेंज हो जाएगा जैसे ही आप सेक्टर स्विच करोगे। पैसे आपके पास उतने ही हो, आपकी सेल्स चेंज, कॉस्ट चेंज, सीधी सी बात है। बहुत सारी इंडस्ट्री में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कम है। तो सर जब आप एक हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से एक लो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे आओगे, तो सर आपकी सेल्स भी चेंज होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी चेंज होगा, GP भी चेंज होगा। इसका मतलब है आप एक सेक्टर से दूसरे में स्विच करें, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज हो जाएंगे। आप 1000 रुपए लेके घुसे फार्मा सेक्टर में, आपने सेल्स की, कॉस्ट ऑफ सेल्स था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, आपने पैसे रियलाइज किए, आपने फार्मा सेक्टर में बिजनेस बंद किया, आप ऑयल एंड गैस में घुस गए। क्या वही सेल्स, वही कॉस्ट ऑफ सेल्स, वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा? नहीं। इसका मतलब है सर सेक्टर चेंज करने से हमारी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज हो जाते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट में चेंज आता है। तो मुझे बताओ सर, सेक्टर चेंज करने से हम कहते हैं जनाब हमारा बिजनेस रिस्क चेंज हो गया, बिजनेस चेंज करने का मतलब है सिंपली स्विच योर सेक्टर, सिंपली मूव फ्रॉम द सेक्टर इन विच यू आर करेंटली डूइंग द बिजनेस। अच्छा, फिर
ये तो समझ में आ गया सर। इसका मतलब है कंपनी फार्मा से निकल के ऑयल एंड गैस में जाए, बिजनेस रिस्क चेंज। ऑयल गैस से निकाल के फार्मा में आए, बिजनेस रिस्क चेंज। सर फार्मा से निकल के सीमेंट में जाए, बिजनेस रिस्क चेंज। सीमेंट से निकल के ऑटोमोबाइल्स में जाए, बिजनेस रिस्क चेंज। अब बताओ बिजनेस रिस्क चेंज होगा तो होगा क्या? सर शेयर होल्डर ऐसे मासूम बन के देख रहा है कि कंपनी कभी एक सेक्टर से दूसरे, दूसरे तीसरे में, वो क्या करेगा? जब रिस्की सेक्टर में घुसोगे वो कहेगा, रोको भाई, मैंने तुम्हें पैसे फार्मा के लिए दिए थे और तुम कैसे घुस गए सीमेंट सेक्टर में, लाओ हमें ज्यादा रिटर्न दो। तो इसका मतलब है सर जब बिजनेस रिस्क चेंज होगा तो इन्वेस्टर एक्स्ट्रा रिटर्न मांगेगा। बिजनेस रिस्क चेंज होगा तो इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर एक्स्ट्रा रिटर्न मांगेगा। ठीक है, फिर व्हाट इफ के सर कंपनी मजीद लोन ले ले, ऐसे लोन ले कि पैसा इक्विटी वालों को वापस कर दे। क्या मतलब सर? ये क्या? ये दोबारा समझाए, दोबारा समझाए। मिसाल के तौर पर कंपनी ए के पास 1,000 रुपये और ये अभी तक किससे? इक्विटी से। ठीक है, किससे? ये इक्विटी से 1,000 रुपये। कंपनी ए ने कभी डेट नहीं लिया, नो डेट। अब कंपनी ए ये सोच रही है कि डेट ले ले 500 रुपये का, और उससे करे क्या? शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दे, और शेयर होल्डर्स का पैसा रह जाए 500 और डेट आ जाए 500। मुझे पता इससे क्या होगा? अगर उसी सेक्टर में मौजूद है, 1,000 रुपये पहले भी इन्वेस्टेड थे, 1,000 रुपये अब भी इन्वेस्टेड है। ठीक है जी, पहले सेक्टर में भी हम 500 रुपये 1,000 रुपये इन्वेस्टेड थे, अब भी 1,000 रुपये इन्वेस्टेड है। हमने पहले 1,000 रुपये लिए फार्मा सेक्टर में डाल दिए। ठीक है जी, थोड़े टाइम बाद हमने सोचा कि यार लोन लेके इक्विटी होल्डर्स को भगा देते हैं, तो हमने 500 रुपये का लोन लिया, इक्विटी होल्डर्स को वापस कर दिया। इससे क्या हुआ? रहे फिर भी 1,000 रुपये, तो हमारी सेल चेंज नहीं हुई, कॉस्ट ऑफ सेल चेंज नहीं हुई, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज हुए। चेंज हुआ तो सिर्फ क्या चेंज होगा? इंटरेस्ट चेंज होगा। इसका मतलब है सर इंटरेस्ट चेंज हो, इसके रिजल्ट की वजह से प्रॉफिट चेंज हो। ये कब होगा? जब आप मज़ीद लोन लेंगे। ठीक है जी, यानी सर आप लोन की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, हम कहेंगे हमारा फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो गया। जब फाइनेंशियल रिस्क चेंज होगा, बढ़ेगा, इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न मांगेगा, शेयर होल्डर ज़्यादा रिटर्न मांगेगा। क्यों? वो कहेगा भाई पहले यहाँ 15 रुपये का सूद देते थे प्यारे भाई, अब सूद बढ़ गया है, तो यार अगर किसी साल प्रॉफिट गिरा तो सूद तो एक कॉन्स्टेंट अमाउंट है, वो तो आपको देनी ही देनी, चाहे प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ। भाई हमारे लिए बहुत कम पैसा बचेगा। तो मुझे बताएं, हमारे पास दो टाइप के रिस्क हैं। कंपनी अगर सेक्टर चेंज करे तो हम कहेंगे जी कंपनी की सेल्स भी चेंज हो जाएगी, कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चेंज हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट प्रॉफिट चेंज होगा। दिस इज बिजनेस रिस्क। यू कैन चेंज योर बिजनेस रिस्क बाय मूविंग टू अनदर सेक्टर। ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क, सर डेट की प्रेजेंस की वजह से जो रिस्क आ रहा है, सर अगर मैं मजीद लोन लूंगा तो सर मुझे मजीद सूद देना पड़ेगा और शेयर होल्डर्स को उतना देर से डिविडेंड मिलेगा। तो सीधी सी बात यह है सर कि फाइनेंशियल रिस्क जब इंक्रीज होता है जब आप मजीद लोन लेते हैं। अब बताओ, आप एक हल्की रिस्की कंपनी से ज़्यादा रिस्की कंपनी की तरफ चले गए, सेक्टर की तरफ चले गए, हल्के रिस्क सेक्टर की वजह तरफ से ज़्यादा रिस्क वाले सेक्टर में चले गए, शेयर होल्डर एक्स्ट्रा रिटर्न मांगेगा? यस सर। सर अगर आपने मजीद लोन ले लिया तो शेयर होल्डर की हटेगी, वो ज़्यादा रिटर्न मांगेगा। इसका मतलब है सर मेरे पास जो रिस्क है वो दो टाइप का है। एक है बिजनेस रिस्क, एक है फाइनेंशियल रिस्क। सर जो बिजनेस रिस्क है ये आता है सेक्टर चेंज करने की वजह से, ये आता है सेक्टर चेंज करने की वजह से। सर जो फाइनेंशियल रिस्क है ये आता है लोन फाइनेंस लेने की वजह से। ऐसा इन दोनों सूरतों में हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होता है, क्योंकि जब रिस्क इंक्रीज होगा ये बंदा रिस्पॉन्ड करेगा, मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए। चेंज इन बिजनेस रिस्क, सेक्टोरल चेंजेस। चेंज इन फाइनेंशियल रिस्क, ऑब्टेनिंग मोर लोन्स। ठीक है जी, इन बोथ सिचुएशंस शेयर होल्डर विल रिक्वायर एक्स्ट्रा रिटर्न। ऐसा पक्का जी? सर ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में कर लें, समझाने का ऑब्जेक्टिव ये था। बिजनेस रिस्क सेक्टर चेंज करने की वजह से सेल्स चेंज हो जाती है, जिससे सेल्स चेंज होती है कॉस्ट ऑफ सेल और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज हो जाते हैं। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है मजीद लोन ले लेना, लोन कम कर देना। सर लोन की अमाउंट को चेंज करोगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, सूद तुम्हें ज़्यादा या कम देना पड़ेगा, एज अ रिजल्ट तुम्हारा प्रॉफिट अफेक्ट होगा। सर ये कहलाता है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है जी, बिजनेस रिस्क सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी। फाइनेंशियल रिस्क इंटरेस्ट। ठीक है जी, इनको चेंज करेगा सर शेयर होल्डर इस केस में ज़्यादा रिटर्न मांगेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क एंड व्हाट इज बिजनेस रिस्क। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं जनाब। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वैक। ठीक है जी,
वैक कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए एक तरीका तो हम सबको पता है कि आप इक्विटी की मार्केट वैल्यू ले लें, ठीक है जी, उसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। सर उसमें आप ऐड कर दें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और उसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट ऑफ डेट से, एंड देन फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट ले लें, तो सर आपको वैक मिल जाएगा। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। मिसाल के तौर पे एक कंपनी के पास से 50% इक्विटी है, 50% डेट है मार्केट वैल्यू के टर्म्स में। इक्विटी वाला सर 20% मांग रहा है, सर डेट वाला 16% मांग रहा है, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, मैं कह रहा हूँ जी 20% वाले पैसे का वेट 50% है, 16% वाले पैसे का वेट भी 50% है, ठीक है जी। तो मुझे बताएं सर मुझे कितने रुपए का रिटर्न कमाना है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ देम। तो मैं कहूँगा जी मेरे पास सर 18% का रिटर्न मुझे कमाना है, ठीक है जी। देखिए एक तरीका तो वैक का ये ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम वैक कैलकुलेट करते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट और सही तरीका है। कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में आप चाहो तो वैक को अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आसान तरीके से भी। आए मैं आपके सामने सर ऐसा एक सवाल रखता हूं, सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अगेन एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन आपको आराम से सर इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। चले जी आते हैं, इसको रीड करते हैं। सर इलस्ट्रेशन है जी, ये कह रहे हैं फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जमाल एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है जी। जमाल एंड कंपनी की छोटा सा पीएनएल आपके सामने है, जिसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस और फिर उसके बाद प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स आर, इसमें टैक्स वगैरह नहीं है। नीचे आपको कह रहे जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, थोड़ा सा कम है। कंपनी का सारा डेट इरिडीमेबल है, वेरी गुड सर। इसका मतलब है कंपनी को जो मार्केट वैल्यू निकालनी है डेट की वो सिंपली परपेचुइटी से निकालनी है। फिर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग एज डिविडेंड, वेरी गुड सर, डिविडेंड भी कांस्टेंट है। चलो जी अब आपसे कहा जा रहा है कि जी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेट निकालें और कंपनी का वैक निकालें। पहले तो एक बात बताएं सर, मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है जी? सर 40,000। इसमें से मैंने क्या दिया होगा, पहले सूद दिया होगा, कितने का भैया? 10,000 रुपये का। क्या बचा होगा हमारे पास? 30,000। ये मेरे पास सर प्रॉफिट भी है, ये मेरे पास सीधा सीधा डिविडेंड भी है। डन। अच्छा जी अब बताएं जी, मुझे एक चीज़ पता है कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वो क्यों? क्योंकि सर कांस्टेंट डिविडेंड है। डिविडेंड अगर कांस्टेंट है सर, वो क्या है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग्स इन एज डिविडेंड। सो जो कंपनी अपनी सारी अर्निंग्स बांटती होगी डिविडेंड के तौर पे, आम तौर पे सर उसके पास प्रॉफिट कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि कंपनी अगर सारा बांट देगी तो अगली दफा भी नेट एसेट्स होते हैं, फिर उतना ही प्रॉफिट कमाएगी, फिर बांट देगी, फिर उतना ही प्रॉफिट, फिर बांट देगी। कंपनी ग्रो नहीं करेगी ना कंपनी के डिविडेंड्स ग्रो करेंगे, ठीक है। तो सर इसकी मार्केट वैल्यू निकालने का आसान तरीका ये कि डिविडेंड्स ले लें आप और इसको आप डिस्काउंट कर दें किससे सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कितनी है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 15% जी। 30,000 को अगर मैं 15% से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास सर ये आती है जनाब 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू आ गई इक्विटी की, ठीक है। अच्छा मेरे पास सर के ही तो गिवन है कॉस्ट ऑफ डेट, तो मैं काम करता हूं सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी मालूम कर लेता हूं। ये बड़ा आसान है सर। कैसे? सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एक परपेचुअल डेट है, इरिडीमेबल डेट है, तो सर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट या इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ऐसे कर लें। बताएं सर मेरे पास इंटरेस्ट है कितना? हाँ बाबू इंटरेस्ट कितना है? 10,000 रुपये सर, 10,000 डिवाइडेड बाय सर 10,000 के डी कितना जी? कॉस्ट ऑफ डेट सर 10%। ये आ गया जी 1 लाख रुपए। आप बताएं सर मेरे पास चारों चीजें आ गई। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यही है,
इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कितना जी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 15%। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय 2 लाख प्लस 1 लाख। सर ये आता है मेरे पास 13.33%, ऐसा। अब देखें, इसको आसान तरीके से ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता था कि सर मेरे पास जो PBIT है या PBI है वो 40,000 का है, सर मेरे पास इंटरेस्ट जो है वो 10,000 का है, इसका मतलब है 10,000 इंटरेस्ट के नाम पे बढ़ गए, बाकी कितने रह गए? 30,000। ये डिविडेंड के नाम पे बढ़ गए तो टोटल बढ़ गए। तो मैं काम कर सकता हूं सर, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू। व्हाट इज द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन? 40,000, 10,000 इंटरेस्ट के नाम पे, 30,000 डिविडेंड के नाम पे, डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू 3 लाख। सर ये आता है 13.33। इसका मतलब है जो कमा रही है कंपनी इंटरेस्ट के नाम पे दे रही है डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड, तो सर कंपनी की मार्केट वैल्यू टोटल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल मार्केट वैल्यू। सर ये मेरे पास वैक आ गया। वैक कैलकुलेट करने के 2 तरीके। अच्छा, नीचे वाला फंक्शन विल ओनली बी यूज्ड इफ 100% profit is distributed, no withholding of dividends, 100% profit is distributed, नंबर 1। नंबर 2, सर कंपनी का डेट इरिडीमेबल है, कंपनी का डेट इरिडीमेबल है। सर कंपनी का 100% प्रॉफिट बांटना सर डिविडेंड्स को कांस्टेंट कर देगा, डिविडेंड्स ग्रो नहीं होंगे। और सर कंपनी का सारा डेट अगर इरिडीमेबल है तो सर फिर कंपनी आराम से डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू रख के सर केडी निकाल सकती है, आराम से हम वैक निकाल सकते हैं। ये वाला फंक्शन PBIT डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू सेम वैक देगा जो आपने इस फंक्शन से निकाला, अगर सारी की सारी अर्निंग्स आप उठा के डिविडेंड के तौर पे दे देते और कंपनी का इंटायर डेट सर अगर इरिडीमेबल है। ठीक है जी, सर आप इसको देख लें अच्छे तरीके से। इस पर कुछ सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं सर, देख लें सर इसको। ठीक है जी, देख लोगे इसको। अच्छा जी, व्हाट इफ कि सर इसी एग्जांपल में टैक्स भी होता तो क्या होता सर? अगर इसी एग्जांपल में टैक्स होता तो फिर फंक्शन कैसे बनता सर? आपने अभी तो ऊपर सिखा दिया कि PBIT डिवाइडेड बाय द एंटायर मार्केट वैल्यू द फर्म विल गिव अस द बैक assuming that company distributes all its earnings as dividend and that is irredeemable। लेकिन अगर टैक्स हो तो क्या होगा सर? जैसे यहाँ पर है सर मेरे पास PBIT कितना जी सर? 40,000। मैं इसमें से पे कर दूं इंटरेस्ट कितना जी सर? 10,000 रुपये। सर मेरे पास 30,000 रुपये का बच जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर गिविंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स हमने इस पर टैक्स पे करना है 30% का सर। 30,000 पे 30% 9,000 बनता है। 21,000 रुपये का मैंने दे दिया डिविडेंड, डन। ये हो गया मेरा प्रॉफिट भी, मेरा डिविडेंड भी। ठीक है जी। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ही मेरा सर वही है 15%, 15 20 था, कितना था? 15%। ठीक है। अब बताया जी मेरे पास सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ट्रेडिशनल तरीके से हम जा रहे हैं ना, 21,000 डिवाइडेड बाय 15%, यह आता है मेरे पास सर 1,40,000 रुपये की इक्विटी, डन। सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, तो मेरे पास सर डेट निकलेगा 10,000, लेकिन इसको मैं करूंगा आफ्टर टैक्स 0.7 डिवाइडेड बाय सर मेरे पास KD मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये प्री टैक्स है, मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर किससे? 70% से। तो 10,000 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.07 ये आता है सर मेरे पास 1 लाख। ठीक है जी।
अब अगर मैं देखूँ तो सर मेरे पास पूरी फर्म की मार्केट वैल्यू, कंपनी की मार्केट वैल्यू डेट मिला के कोई 2,40,000 रुपये की है। अगर अब मैं वैक निकालने जाऊँ, ट्रेडिशनल तरीके से वैक निकालने जाऊँ, ट्रेडिशनल तरीके से, तो मैं कहूँगा भैया मेरे पास 1,40,000 रुपये की इक्विटी, ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस 1,00,000 रुपये का डेट, पोस्ट टैक्स को कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स 7%, और 2,40,000 रुपये से मेरे पास सर टोटल। तो ये मेरे पास आएगा 1,40,000 मल्टीप्लाई 0.15 प्लस 1,00,000 मल्टीप्लाई 0.07 डिवाइडेड बाय 2,40,000। ये मेरे पास आ रहा है सर अराउंड 11.667%। ये लंबे चौड़े तरीके से वैक निकालने का मतलब एक तरीका है जिसमें काफ़ी सारा टाइम लगा। हम एक काम कर सकते हैं सर, अज्यूमिंग कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग एज डिविडेंड्स एंड डेट इज इरिडीमेबल, सर वैक कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फंक्शन, PBIT into 1 minus tax rate divided by market value of entire company। PBIT कितना भैया हमारे पास, PBIT कितना है सर 40,000, उसको मैं कर रहा हूँ आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटायर फर्म कितना भैया 2,40,000। तो 40,000 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 2,40,000 सर वुड गिव अस द सेम वैक ऑफ 11.667%। ऐसा तो सर मेरे पास समरी क्या आई, सर समरी ये मेरे पास कि हम वैक कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई टैक्स ना हो, तो वैक कैलकुलेट हो सकता है ऐसे, PBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट, और अगर टैक्सेस हैं तो सर मेरे पास तो वैक बराबर है PBIT इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट। ठीक है जी, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा इसका। अगर विद टैक्सेस के साथ आ जाए तो आपने कैसे करना है, विदाउट टैक्सेस हो तो आपने क्या करना है, PBIT हो द मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटायर फर्म। लेकिन ये मार्केट वैल्यू जहन में रखना कि ये एज्यूम करके कैलकुलेट की गई है कि कंपनी अपनी इंटायर अर्निंग्स डिविडेंड में देगी, कंपनी अपनी इंटायर जो इंटरेस्ट है वो इरिडीमेबल डेट पे पे करी, डेट टोटली इज इरिडीमेबल, एंड कंपनी इंटायरली जो कमा रही है वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करी। ठीक है जी सर, इसको ज़रा कॉपी कर लें, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जो है ना छोटा छोटा कर देता हूँ देख लें आप इसको, यहाँ से हमने देखा विद टैक्सेस के साथ ऐसा ऐसा। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, इसको देख लें ताकि हम एक स्टेप के लिए और आगे बढ़ जाएं। अच्छा सर एक सवाल हमारे सामने है इसी ऑल्टरनेटिव मेथड वाले वैक का। सर कह रहे जनाब कंपनी हैज़ एन इशू 50 मिलियन शेयर्स ऑफ 200 ईच, ये हो गई मार्केट वैल्यू इक्विटी की। द कंपनी हैज़ 8% डिबेंचर्स ऑल इरिडीमेबल विद अ फेस वैल्यू ऑफ 6250 मिलियन एंड अ मार्केट वैल्यू ऑफ 80। शुरू की दो लाइनों से ना मैं मार्केट वैल्यू निकाल सकता हूं सर, इक्विटी की भी डेट की भी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेट दोनों निकाल सकता हूं सर। ये 50 मिलियन शेयर्स हैं, 200 रुपये का एक शेयर है, तो सर मेरे पास 50 इंटू 200 ये हो जाते हैं सर 10,000 मिलियन रुपए। ठीक है, ये आगे इक्विटी। इसी तरह मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है सर मेरे पास, सर ये है मेरे पास 6250 का बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 80%, 80 ओवर 100। ठीक है सर, मेरे पास डेट की एक वैल्यू हमेशा 100 रुपये में एक्सप्रेस होती है, 80 का मतलब है हर 100 रुपये की बुक वैल्यू का 80% मार्केट वैल्यू। ठीक है, यह आता है सर मेरे पास 5,000। ठीक है, अब वो कह रहा है भैया हमारे पास 2,500 रुपये का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, एंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड्स एंड डज नॉट फॉलो अ पॉलिसी ऑफ गेटिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यू टू रिटेंशन। ठीक है, अज्यूमिंग नो टैक्सेस, तो बताएं सर मेरे पास PBIT कितने का बाबू 2,500 मिलियन रुपए का, इस पर सूद लगाओ, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा 6250 का बुक वैल्यू
मल्टीप्लाई बाय सर हमारे पास रेट कितना है, डेट का रेट कितना है, सूद का डेट का रेट कितना है भैया। सर यहाँ पर डेट का रेट नहीं दिया हुआ, आप अज्यूम कर लें। अच्छा दिया हुआ, सॉरी 8% है। कितना आता है, यह आता है सर 500 रुपये। 2,000 रुपये सर मेरे पास बचते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, अज्यूमिंग कि कोई टैक्स नहीं है। ट्रेडिशनल तरीके से वैक निकाल रहा हूं। ट्रेडिशनल तरीका ये है कि मैं उठाऊं, सबसे पहले निकालूं के किस तरह निकलेगा भैया, के निकलेगा सर मेरे पास 2,000 डिवाइडेड बाय सर 10,000, के तो आ गया बाबू 20%। कॉस्ट ऑफ डेट ये कैसे आएगा सर, कॉस्ट ऑफ डेट सर इंटरेस्ट 500 डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ 5,000 इज भाई 6250 बुक वैल्यू है, ये आ गया सर 10%। नाउ वैक इज वे टू इजी टू कैलकुलेट सर। 10,000 की इक्विटी की मार्केट वैल्यू सर 5,000 रुपये की डेट की मार्केट वैल्यू, दोनों पे सर मेरे पास यहाँ 20% का रेट इक्विटी का, इसका रेट 10% का, डिवाइडेड बाय 10% प्लस 5, दोनों पे हमने कुछ ना कुछ कमा के देना है। तो बताएं सर 10,000 इंटू 20% प्लस 5,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय, सर ये मेरे पास आता है अराउंड 16.67% ऐसा। ताकि सर ये वैक कैलकुलेट करना इतना आसान था कि जब आपको मार्केट वैल्यू मालूम हो गई थी इस स्टेप पर, ठीक है जी 15,000, तो आप सिंपल ये काम भी कर सकते थे कि पीबीआईटी कितना है 2500 डिवाइडेड बाय 15,000, ये भी यही आ जाता सर 16.67%। पक्का ये मेरे पास शॉर्टकट है वैक मालूम करने का। अच्छा सर व्हाट इफ के यहाँ टैक्सेस होते, तो मैं ज्यूम कर रहा हूं अगर टैक्सेस होते भी तो मार्केट वैल्यू कांस्टेंट रहती, ठीक है। तो मुझे बताएं सर मेरे पास अब केस 2, व्हाट इफ के टैक्सेस होते, टैक्सेस एग्जिस्ट करते, तो बताओ मेरे बच्चों मेरे पास पीबीआईटी, हाँ बाबू कितना पीबीआईटी कितना 2500, इस पे 2 सूद पे करो, कितने का सर 500 का, क्या बचा 2,000, ये क्या है सर मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब कुछ भी बांटने से पहले 30% यानी 600 रुपये का टैक्स दे दो, क्या बचेगा 1,400 रुपये। ये इनकम ऐसी है जो तुम डिस्पोज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। 2,500 रुपये में से 500 रुपये का टैक्स कटा, 600 रुपये का इंटरेस्ट कटा, 500 रुपये का इंटरेस्ट कटा, 600 रुपये का सर हमारा टैक्स कट गया। अब मैं के ई मालूम करने जा रहा हूं सर, 1,400 डिवाइडेड बाय, अब बाबू 1,400 डिवाइडेड बाय 10,000 के 14%, के डी सर टोटल प्रॉफिट घर 500 रुपये मल्टीप्लाई 0.7 डिवाइडेड बाय द एंटायर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कितना सर ये आ गया कितना जी 5,000 इंटू 0.7 डिवाइडेड 500 इंटू 0.7, यह आया मेरे पास सर 7% ऐसा। अब बताएं सर ये तो आ गया मेरे पास सर 7% के और के डी निकालने के बाद। अब वैक निकालने के लिए मैं मार्केट वैल्यू को कांस्टेंट अज्यूम कर रहा हूं। वैक सर 10,000 रुपये की इक्विटी एट द रेट 14%, सर 5,000 रुपये का डेट एट द रेट 7% डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 5,000, सर 10,000 इंटू 0.14 प्लस सर ये आ रहा है 11.667। अब बताएं सर अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करने जाता तो वैक बराबर होता पीबीआईटी ओवर 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट। जी पीबीआईटी कितना सर मेरे पास 2,500 मल्टीप्लाई करें उसको किससे 0.7 से, इक्विटी और डेट की मिला के वैल्यू कितनी बनती है 15,000। तो
ये आ रहा है सर 11.667। सर ये मैंने आपको दोनों तरीक़ों से निकाल के प्रूफ कर दिया, आपने उसको दोबारा देखना है घर पे। सर हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी सर, एक छोटे से टॉपिक की तरफ और हम बढ़ते हैं जनाब, वो है एनपीवी किसके पास जाएगी। सर किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए पैसा हम डेट होल्डर से भी लेते हैं, शेयर होल्डर से भी लेते हैं, लेकिन जब उस पर एनपीवी आती है ये सिर्फ ऐड होती है, ओनली एड्स टू इक्विटी। क्यों? देखिए एनपीवी का मतलब होता है एक डेट होल्डर ने पैसे दिए, एक शेयर होल्डर ने पैसे दिए, ठीक है, दोनों ने पैसे दिए कंपनी को, ठीक है जी। इससे कुछ पैसे दिए 100 रुपये, ऐसे में को 60 रुपये दे दिए सर कुछ, ठीक है, और अपने अपने रिक्वायर्ड रिटर्न बता दिए। कंपनी ने क्या किया, ये 160 रुपये उठा के एक प्रोजेक्ट में डाल दिया। इस प्रोजेक्ट से इतना पैसा निकाला कि इसको इसका रिक्वायर्ड रिटर्न दे दिया, इसको इसका रिक्वायर्ड रिटर्न दे दिया। इस रिटर्न देने के बाद जो पैसे बच गए वो एनपीवी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो एनपीवी कहलाती है। यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूरे करने के बाद जो पैसा आप शेयर होल्डर और डेट होल्डर में रिटर्न देने के बाद जो बच जाए वो आपका एनपीवी है। एनपीवी सिर्फ और सिर्फ जाता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को जाता है रिक्वायर्ड रिटर्न मीट होने के बाद, ठीक है जी। तो एनपीवी जब भी आएगी हम उसको एसोसिएट करेंगे, एलोकेट करेंगे, असाइन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे सर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होल्डर्स को, ठीक है। आए जरा एक छोटा सवाल देखते हैं जनाब, तो गौर से देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है सर। तो हर जगह अहमद रज़ा का नाम ऐसे छाया हुआ, ये तो ज़रा सही कर देना चाहिए, ये गलती है हमारी। अच्छा जी, ये कह रहे जनाब कंपनी ABC विच इज़ एन ऑल इक्विटी कंपनी हैज़ एन इशू 200,000 शेयर्स विद एन एक्स डिविडेंड प्राइस ऑफ 14.5, 14.50 रुपये हमारे एक शेयर की प्राइस है, 2 लाख शेयर हमारे इशू हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू 2 लाख शेयर्स इंटू 14.5, ठीक है जी सर। 2 लाख शेयर्स इंटू 14.5, ये बनता है सर कोई 29 लाख रुपए। ये कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू है। डन। अच्छा जी, द कंपनी इज कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट दैट विल नॉट चेंज द बिजनेस रिस्क ऑफ द कंपनी। देखें सीधी सी बात है, अगर बिजनेस रिस्क चेंज होता तो हमारा शेयर होल्डर उसके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड रिटर्न मांगता, ठीक है जी, ज्यादा रिटर्न मांगता, ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करता, लेकिन कोई बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है हम जिस सेक्टर में हम उसी में मौजूद है, ठीक है जी। एंड द कंपनी इज नॉट विलिंग टू फाइनेंशियली गियर फॉर दिस प्रोजेक्ट। ना कंपनी बिजनेस रिस्क इंक्रीज करना चाह रही है, ना फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज करना चाह रही है। इसका मतलब है जो केई हमारा करंट है वही केई हमारा आगे भी होगा। देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर कहता है जी अगर आपने सेक्टर चेंज किया मैं ज्यादा रिटर्न मांगूंगा, अगर आपने ज्यादा डेट लिया मैं ज्यादा रिटर्न मांगूंगा। ना तो इधर सेक्टर चेंज हो रहा है, बिजनेस रिस्क कांस्टेंट, ना तो इधर फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है, यानी कोई लोन भी नहीं लिया जा रहा। तो मुझे बताओ क्या कोई जवाज है कि ही बढ़ जाए? नहीं सर, कोई जवाब नहीं, ना बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है ना फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है। सर ये प्रोजेक्ट जो है ना वो इसी इंडस्ट्री में होगा और हम सर इसको ऑल इक्विटी रखेंगे। सर खर्चा कितना है इसमें? 7,60,000। तो हम सर शेयर होल्डर से कहेंगे कि पैसा घर से लेके आओ। 7,60,000 रुपये लेके आएगा शेयर होल्डर और 1,40,000 रुपये परपिचुटी में कमाएगा। कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी या डिस्काउंट रेट 12.5 है। मुझे पता है इस प्रोजेक्ट से पहले भी कितना था, 12.5। इस प्रोजेक्ट से कंपनी के रिस्क में क्या इजाफा हुआ? कोई नहीं। कंपनी का ये प्रोजेक्ट अपने ही सेक्टर में, अपने ही जो है वो इंडस्ट्री में, और कंपनी कोई लोन भी नहीं ले रही है, तो ना फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है ना बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है। इन दोनों में से कोई एक भी चेंज होता तो सर शेयर होल्डर एक्स्ट्रा रिटर्न मांगता। नहीं हो रहा तो नहीं है। अब बताएं जी क्या मैं इसी को डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज कर सकता हूं इस प्रोजेक्ट के अप्रेजल के लिए? बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये वो रेट है जो प्रोजेक्ट अप्रूव होने, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद भी यही रहेगा। कंपनी का वैक, ये वैक भी है, कंपनी का केई भी है। कंपनी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि कंपनी का कोई रिस्क चेंज नहीं हुआ। इसी रेट से आप नए प्रोजेक्ट को भी अप्रेज कर सकते। चलो जी, नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए कितने पैसे? 7,60,000। कहां से आएंगे पैसे? सर राइट इशू से आएंगे, ठीक है जी, राइट इशू से आएंगे। ले आओ जी राइट इशू, पैसा और आ जाएगा। पब्लिक से लेके आएंगे हम। पब्लिक अपने घरों से कितने पैसे ला रही है? 7,60,000। तो कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, तो पैसे तो आए ना, इनफ्लो हुआ है। और इसके अलावा एक एनपीवी भी आई होगी जो इस अमाउंट में ऐड हुई होगी, वो एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। सर कैसे?
भाई इनिशियल आउटले कितना है इसका? 7,60,000, ठीक है जी। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, इनफ्लोज कितने भैया? सालाना, सालाना, एनुअल 1,40,000 रुपए का इनफ्लो है सालाना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12.5%। यह आता है सर मेरे पास 1,120,000। सर यह है कंपनी का इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू का, -7,60,000। ये हो जाता है जी 3,60,000 रुपए की नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बताओ कंपनी की वैल्यू दो रीजंस की वजह से बढ़ेगी, एक तो फर्दर इंजेक्शन की वजह से और दूसरा एनपीवी की वजह से। अब बताओ कंपनी की वैल्यू पोस्ट प्रोजेक्ट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर 4,020,000, ठीक है जी। अच्छा जी, इससे कहते हैं कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ equity assuming that information about the project will be reacted upon immediately। सर सही है, हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड शेयर प्राइस आफ्टर द प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं हमने राइट इशू किस रेट पे किया है? हाँ जी, हमने राइट इशू किस रेट पे किया है? द फाइनेंस शेल बी रेज्ड एट राइट इशू एंड द कंपनी डज नॉट हैव इमीडिएट फंड्स फॉर दिस प्रोजेक्ट because all the funds are invested, the new finance shall not affect the price of the share। हाँ जी, वो कह रहा है कि नई कंपनी, नया जो फाइनेंस आ रहा है, नया जो अमाउंट आ रहा है, उससे कंपनी की शेयर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की शेयर प्राइस पहले भी कितनी थी? 14.5। अभी भी कितनी होगी? 14.5। तो बताएं सर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? सर ये मेरे पास अमाउंट बनती है 2,77,241 शेयर्स, ठीक है जी। इतने शेयर्स बनते हैं सर अगर 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 प्राइस चेंज नहीं होनी। मुझे एक बात बताएं, मेरे ऑलरेडी शेयर्स इशूड कितने हैं? 2,00,000। इसका मतलब है भाई आपको इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए 77,241 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। पता है किस रेट पे? ये हम निकाल लेते हैं सर, ये हम निकाल लेते हैं सर, ये हम निकाल लेते हैं सर। मुझे 7,60,000 रुपीज़ चाहिए और मेरे 77,241 शेयर्स हैं सर। 77,241 760,000 डिवाइडेड बाय 77,241 सर, ये आता है मेरे पास 9 रुपये 84 पैसा। 9 रुपये 84 पैसा का एक शेयर में इशू करूंगा। सर देखिए मेरे शेयर की प्राइस चल रही है 14.5, लेकिन मैं नया शेयर 9 रुपये 84 पैसे का इशू करूंगा। उसकी वजह यह है कि सर ये पैसा तो 7,60,000 आ जाएगा, इसके लिए 77,000 शेयर आ जाएंगे, ठीक है जी। सस्ता शेयर में इशू करूंगा, लेकिन होगा ये कि सस्ते शेयर इशू करने के बावजूद कंपनी के शेयर की प्राइस नीचे नहीं आएगी, क्योंकि सर एनपीवी आने की वजह से वापस चली जाएगी ऊपर वो। यानी सर शेयर प्राइस नीचे आएगी, राइट इशू आप अगर सस्ता करते हो ना, शेयर प्राइस नीचे आती है, लेकिन उसी प्रोजेक्ट की अगर एनपीवी पॉजिटिव हो तो शेयर प्राइस दोबारा ऊपर चली जाती है। तो सर हमारी शेयर प्राइस दोबारा कहाँ चली गई है? 14.5 पे। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 270। देखो उसको हमेशा एग्जाम में से कैलकुलेट करना, अगर रुका है आप नई मार्केट वैल्यू निकाल लेना, ओल्ड प्राइसेस को डिवाइड कर देना। तो अगर ओल्ड प्राइस से आप इसको डिवाइड करते हो, इसका मतलब है सर अगर ओल्ड प्राइस आज भी है और कंपनी की मार्केट वैल्यू 4020 है, तो सर टोटल 277,241 शेयर इशू होने चाहिए। पिछले सर शेयर से 2,00,000, इसका मतलब है आपको नए शेयर इशू करना पड़ेंगे 77,000 और सर 7,60,000 आपने आवाम से लेने। तो बताओ इतने शेयर्स कितने रुपए में एक शेयर इशू करें कि हमें 7,60,000 रुपए मिल जाए? इसका मतलब है आपको सस्ता शेयर इशू करना पड़ेगा, लेकिन आप यकीन करें सर ये शेयर प्राइस दोबारा चली जाएगी कहां पर? 14.5 पे। क्यों? सर कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने के बाद एनपीवी भी तो आ रही है, वो क्या करेगी? कंपनी की शेयर प्राइस को उठाएगी, ठीक है जी। पक्का जी? मैं दोबारा इस लाइन को रीड कर रहा हूं आपके लिए। द न्यू फाइनेंस शेल नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर्स, ठीक है जी, शेल नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर। अच्छा, इसमें एक और अजम्पशन भी लोग ये ले सकते हैं कि हमने नया शेयर भी 14.5 का इशू किया। कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आपने नया शेयर 14.5 का इशू किया, या आपने इस लाइन से एज्यूम किया, तो सर फिर याद रखिए ओवरऑल शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि सर नया शेयर भी, पुराना शेयर भी 14.5, नया शेयर भी 14.5, तो जो एनपीवी आएगी वो इसको 14.5 से ऊपर ले जाएगी, ठीक है जी। लेकिन सर मेरे हिसाब से ये ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है। जो अल्फाज लिखे हुए वो कह रहा है कि आफ्टर द प्रोजेक्ट कंपनी की शेयर की प्राइस तब्दील नहीं होगी, ठीक है जी। सर इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं सर।
सर मूव होते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर और इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं कि सर एनपीवी जैसे भी हमने डिस्कस किया कि किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी होगी वो उठा के हम इक्विटी होल्डर्स को एलोकेट कर देंगे। अज्यूम करें एक कंपनी का डेट और इक्विटी 100% इक्विटी ओन नहीं थी, डेट भी था उसका। सर उसका डेट है 100 रुपये का, उसकी इक्विटी है 100 रुपये की, ठीक है। बिफोर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए चाहिए फाइनेंस 70 रुपये का। हमने सोचा ये फाइनेंस बराबर बराबर रेस करते हैं, कुछ हम इक्विटी होल्डर से पैसा मंगवाते हैं, कुछ डेट होल्डर से पैसा मंगवाते हैं। 35 रुपये इससे मंगवाए, 35 इससे मंगवाए, ठीक है। ये मेरे पास हो गया सर 135, ये भी मेरे पास हो गया 135। अज्यूम करो इस प्रोजेक्ट की से एनपीवी आई, पता नहीं कैसे आई, लेकिन एग्जामिनर कह रहे जी आ गई 30 रुपये की एनपीवी है। ये किसको जाएगी? ये 30 रुपये की एनपीवी किसको जाएगी? सीधी सी बात है सर, ये इक्विटी होल्डर्स को जाएगी सर, ठीक है। न्यू फाइनेंस और एनपीवी। तो मुझे बताओ सर मेरे पास अब कितना हो गया? ये 135 और 165। याद रखना फाइनेंस जो आप रेस कर रहे हो, फाइनेंस जो आप रेस कर रहे हो उसको एक तरफ रखें, वो तो आपने एलोकेट करना है डेट और इक्विटी में। मंगवा लिया आपने, 100 रुपये की इक्विटी और डेट थी, 35 और हमने रेस कर दिए। लेकिन जब ये पैसा हमने प्रोजेक्ट में डाला तो उससे जो एनपीवी निकली वो एनपीवी किसको जाएगी? वो किसको जाएगी? वो इक्विटी होल्डर्स को जाएगी यार। इक्विटी का बैलेंस 165 हो गया, डेट का बैलेंस 135 था। अब सुनो जरा, मैं गौर से बोल रहा हूं, जो डेट इक्विटी रेशियो पहले बराबर था वो प्रोजेक्ट के बाद बराबर नहीं रहा, प्रोजेक्ट के बाद बराबर नहीं रहा। सर इसमें एक बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है जो अगले ही 2 सवालों में क्लियर होगी। मैं आपको दोबारा एक बात बता रहा हूं, डेट इक्विटी रेशियो सेम था 100 100, 35 का फाइनेंस भी रेज हुआ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही एनपीवी आई इक्विटी होल्डर्स का पलड़ा भारी हो गया, ठीक है जी, डेट कम हो गया। याद रखिएगा कि जब भी डेट इक्विटी रेशियो का पलड़ा चेंज होता है हम इसको कहते हैं चेंज इन फाइनेंशियल रिस्क। और जब भी चेंज इन फाइनेंशियल रिस्क आएगा हम कहते हैं जी केई चेंज हो जाएगा। तो अगर केई चेंज हो रहा था तो फिर ये एनपीवी किस रेट से कैलकुलेट हुई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको एनपीवी दे दे और आपको कहे जी डेट इक्विटी रेशियो पहले इतना था, एनपीवी आ गई, आपने सिंपली एनपीवी उठा के इक्विटी में डाल दी। गौर से बात सुनना मेरी, ये एनपीवी आई होगी किसी रेट को, डिस्काउंट रेट को इस्तेमाल करके। वो डिस्काउंट रेट कौन सा था? वो कौन सा डिस्काउंट रेट था? वैक होगा। लेकिन सर जब डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो जाता है तो कई चेंज हो जाता है, कई चेंज होगा तो वैक चेंज हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि सर ये एनपीवी कैसे कैलकुलेट हुई है, लेकिन एग्जाम में जब ये आपको देगा कि भाई ये एनपीवी, तो आप उसको सिंपली मान लें, ठीक है। आज जरा एक छोटा सवाल इसी पे और करते हैं सर। अब देखिए जी, ये कह रहे जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इतनी है, बिफोर द प्रोजेक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इतना है। द कंपनी इज कंसिडरिंग टू इनिशिएट अ प्रोजेक्ट दैट विल रिक्वायर 180,000 का कैश फ्लो और एनपीवी आ जाएगी 75,000 यूजिंग एन अप्रोप्रिएट रेट। अब ये रेट कैसे आया ये अल्लाह को पता है, और जिस बंदे ने सवाल बनाया होगा उसने एक ठोकी मार दी है, ठीक है जी। सिग्निफाई करूंगा आगे जाके 2-3 चीज़ें बड़ी कमाल की आ रही हैं, वो देखनी है आपने। इक्विटी और डेट मुझे बताएं बिफोर प्रोजेक्ट कितना है? 4 लाख। बिफोर प्रोजेक्ट कितना है? 2.5 लाख। ऐसा मुझे बताएं सर न्यू फाइनेंस किस रेशो में? 50-50 के रेशो में, 90 इधर 90 इधर। फिर सर इससे एनपीवी आई कोई? हाँ 75,000 रुपये की एनपीवी आई, ये हमने किसको दे दी? सर यहाँ पर। अब बताएं सर मेरे पास ये कितना हो गया? 4,90,000 प्लस 75, ये हो गया जी 5,65,000। ये कितना हो गया जी? 2.5 लाख प्लस 90 कितना हो गया जी? 3,40,000। ऐसा देखो मैं फिर आपको बताऊं, जब भी पूरे चैप्टर का आज का खुलासा, पूरे चैप्टर का, जब सेक्टर चेंज करोगे के रिस्पॉन्ड करेगा, के रिस्पॉन्ड करेगा यानी के बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, शेयर होल्डर ज़्यादा रिटर्न मांगेगा। जब भी वो ज़्यादा रिटर्न मांगेगा सर हमारा वैक चेंज हो जाएगा। सर नया लोन ले लो, शेयर होल्डर चिल्लाएगा चिल्लाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, वैक चेंज हो जाएगा।
ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, जो एनपीवी हम कमाते हैं किसको जाती है वो? जो एनपीवी हम कमाते हैं किसको जाती है सर? वो जाती है शेयर होल्डर्स को। किसको जाती है? शेयर होल्डर्स को जाती है। ऐसा। आज की चीज़ें जो हमने पढ़ी है ना, जब तक अगली क्लास आप नहीं लोगे ना, ये चीज़ें और क्लियर नहीं होंगी। तो आपने दोनों क्लासेस सर ऐसे लेनी है कि जैसे आज एक रात को ले ली तो आपने अगली इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे ले लेनी है, ठीक है जी, ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें। मैंने आपको ये समझाया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट चेंज होगा इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन फाइनेंशियल रिस्क, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस रिस्क। ऐसा। सर इसको कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु खैरन।